नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवोदय पाठशाला में। पिछली वीडियो में हम जीएनवी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि अर्थमेटिक सेक्शन में हमने 14 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। अब उन 14 क्वेश्चन से आगे चलते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो में आप पहले क्वेश्चंस को देखिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आप अपने सॉल्यूशंस को हमारे सॉल्यूशंस के साथ मैच कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें 8 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स का सम बताना है। सम का मतलब होता है एडिशन, ऐड करने पे जो रिजल्ट आता है, और फर्स्ट 4 मल्टीपल्स का सम बताना है। मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है कि 8 के जो टेबल में आएंगे हम उनको बोलेंगे वो 8 के मल्टीपल हैं। तो 8 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स कौन कौन से हुए? 8 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हुए 8, 16, 24 एंड 32। तो हमें इन्हीं का सॉल्यूशन बताना है, इन्हीं का सम बताना है। इनको ऐड करने पे जो आंसर आएगा, तो इनको ऐड करते हैं। 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, कैरी 2 5, 2 और 3 5, 5 2 7 और 1 8। हमारा जो आंसर है वो है 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ ट्राइंगल्स मेड अप ऑफ मैच स्टिक्स। हमें क्या बोला है कि हमारे पास कुछ पैटर्न्स दे रखे हैं, कुछ फिगर्स दे रखी हैं, और बोला है कि ये जो फिगर्स बनी है ये मैच स्टिक्स से बनी है, माचिस की तिल्लियों से बनी है। तो ये क्या है हमारे पास? ये ट्राइंगल है। तो इस एक ट्राइंगल में कितनी माचिस की तिल्लियाँ हैं? 1 2 3। ये नीचे जो है लिखा हुआ है कितनी माचिस की तिल्लियाँ लगी हैं, कितनी मैच स्टिक्स लगी हैं। अब इस वाली फिगर में हमारे पास 1 2 3 4 और 5 मैच स्टिक्स लगी हैं, जिसमें कि 2 ट्राइंगल आ रहे हैं। अगर हमें 3 ट्राइंगल बनाने हैं, 3 ट्राइंगल बनाने हैं अगर, तो उसके लिए हमें 7 मैच स्टिक्स लगी हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब अगर आपको यह नहीं पता है कि ट्राइंगल क्या होता है, तो ट्राइंगल 3 साइड वाला एक क्लोज्ड सरफेस होता है, जिसमें कि 3 साइड्स हों और तीनों आपस में क्लोज्ड हों। ठीक है, तो अब ज़रा हमें क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मैनी मैच स्टिक्स डू यू थिंक आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 ट्राइंगल्स। अगर हमें 10 ट्राइंगल बनाने हैं, अगर हमें 10 ट्राइंगल बनाने हैं तो कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी, तो कितनी माचिस की तिल्लियाँ लगेंगी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब ज़रा यहाँ पर देखिए आप, एक ट्राइंगल के लिए कितनी मैच स्टिक्स चाहिए हमें? 3। 2 ट्राइंगल के लिए हमें चाहिए 5। 3 ट्राइंगल्स के लिए कितनी चाहिए हमें? 7। और 4 ट्राइंगल्स के लिए 9। उसी तरह से अगर हम निकालें तो 5 ट्राइंगल्स के लिए कितनी चाहिए होंगी? यहाँ पर 2 2 संख्या के बाद बढ़ता जा रहा है। 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, फिर 6 ट्राइंगल, 7 ट्राइंगल, 8 9 और 10। तो 11 के बाद 13, फिर 15, 17, 19 और 21। कितनी मैच स्टिक्स चाहिए होंगी? 21 मैच स्टिक्स चाहिए होंगी। पर आप क्या ऐसे करेंगे? एक और आसान तरीका है। आप ज़रा देखिए यहाँ पर कि जो 5 है वो 2 के दुगने में, 2 का जो दुगना होगा उसमें 1 जोड़ा जाए तो 5 आएगा। 2 दूनी 4 और 1 5। 3 के दुगने में मतलब 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7 आएगा। 4 के दुगने में 4 दूनी 8 और 1 9। तो उसी तरह से हमें पूछा है कि 10 ट्राइंगल के लिए कितना चाहिए, तो 10 का दुगना करेंगे। 10 इंटू 2 20 प्लस में 1, 21 मैच स्टिक्स आंसर। तो आप ये वाला तरीका करिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। क्वेश्चन में बोला है कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है जिसकी डिजिट्स को अगर जोड़ा जाए और फिर बाद में उसी नंबर से घटा दिया जाए, तो जो हमारे पास आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा ये करने के बाद, वो किस नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा, कौन से नंबर से हमेशा वो है डिवाइड होगा। तो ज़रा आप एक बार देखिए, जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे 23 एक नंबर ले लेते हैं हम, एक नंबर हम 35 ले लेते हैं, एक हम नंबर ले लेते हैं 101। ठीक है, तो ये एक एक नंबर, ये टोटल 3 नंबर हैं। अब हर एक नंबर में कुछ डिजिट्स होती हैं। डिजिट्स का मतलब होता है सिंगल सिंगल नंबर। ठीक है, तो इस नंबर में हमारे पास 2 डिजिट हैं, इस वाले नंबर में भी हमारे पास 2 डिजिट हैं। ठीक है, और इस नंबर में भी हमारे पास 3 डिजिट हैं इसमें। तो अब बोला है इसमें
कि जो डिजिट्स हैं किसी नंबर की हम उनको ऐड करें और उसके बाद उसी नंबर में से घटा दें। जैसे कि 2 और 3 को ऐड करा तो क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 को हमें किस में से 23 में से घटाना है। 5 और 3 को अगर ऐड किया तो क्या आएगा, 8 आएगा, 8 को हमें इसी नंबर में से घटाना है। इन दोनों को अगर ऐड किया 1 0 और 1 को, इन तीनों को ऐड किया तो क्या आएगा, 2 आएगा। 1 को 0 में ऐड करेंगे 1 और फिर 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 1, तो 2 आएगा, 2 को इसमें से घटाना है। तो घटाने के बाद जो आंसर आएगा, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो किस नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा। और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें ऑप्शंस में से बताना है किस नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा। तो चलिए माइनस करते हैं। 23 में से अगर 5 गए तो कितने आए, 18। 35 में से अगर 8 गए तो कितने आए, 27। 101 में से अगर 2 गए तो कितने आए, 99। आप ज़रा देखिए, अब ज़रा ऑप्शंस में से किससे डिविजिबल हैं। क्या यह तीनों ही के तीनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं? ये तो 2 से डिविजिबल है, ये नहीं है दोनों। 2 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं, जिनके पीछे 0 4 6 8 आए। ठीक है, तो ये दोनों नहीं हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 5। क्या ये दोनों तीनों 5 से डिविजिबल हैं? नहीं। 5 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं, जिनके पीछे या तो 0 है या 5 आए, तो तीनों ही नहीं है। उसके बाद 8। क्या ये तीनों नंबर 8 से डिविजिबल हैं? नहीं। 8 के टेबल में ना तो 18 आता, ना 27, 99। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा है 9। क्या 9 से तीनों डिविजिबल हैं? हाँ, तीनों ही 9 से डिविजिबल हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा 9। अगर आप कोई भी नंबर है उसकी डिजिट्स को ऐड किया जाए और उसी नंबर में से घटा दिया जाए तो जो आंसर आएगा वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, जम्मू एक्सप्रेस स्टार्ट्स फ्रॉम जम्मू एट 8:20 AM. It takes 8 hours and 35 minutes to reach Delhi. If it is late by 25 minutes, then at what time will it reach Delhi? क्वेश्चन में बोला है कि जम्मू एक्सप्रेस है। जम्मू एक्सप्रेस क्या है, जिस भी चीज़ के पीछे एक्सप्रेस आ जाए मतलब वो ट्रेन है। तो जम्मू एक्सप्रेस जम्मू से निकलती है। जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है जम्मू, वहाँ से निकलती है 8:20 पे। AM का मतलब होता है सुबह, ये आपको पता होगा। AM का मतलब होता है सुबह के 8:20 पर निकलती है। और उसके बाद बता रखा है कि वह 8 घंटे और 35 मिनट लेती है दिल्ली पहुंचने में। 8 घंटे और 35 मिनट लेती है कहाँ पहुंचने में, दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली पहुंचने में। ठीक है, यहाँ पर जम्मू और यहाँ पर दिल्ली। और बोला है कि अगर वह 25 मिनट लेट हो जाती है तो वो कितने बजे दिल्ली पहुंचेगी। नॉर्मली वो 8 घंटे 35 मिनट लेती है, लेकिन अब क्या बता रखा है कि वो 25 मिनट और लेट हो गई है। तो अब कितने टाइम लेगी, अब 25 मिनट और ऐड कर देंगे इसमें। तो अब कितना लेगी, 8 घंटे और 55 मिनट लेगी। ठीक है, तो 8 घंटे और 55 मिनट लेगी। तो पहले अब तो पूछा है कि अब कितने समय में पहुंच जाएगी वो दिल्ली। तो इस 8:20 में हम क्या कर देंगे, 8 घंटे और 55 मिनट ऐड कर देंगे। 8 घंटे और 55 मिनट ऐड कर देंगे। अब ज़रा जो टाइम की एडिशन होती है ना, उसको आप ध्यान से समझिएगा। टाइम की एडिशन नॉर्मल नहीं होती, थोड़ा सा इसमें एक लॉजिक होता है। पहली संख्या को तो नॉर्मली ऐड करेंगे, 0 और 5 को ऐड किया तो 5 ही आएगा। उसके बाद 2 और 5 को ऐड किया तो क्या आएगा, 7 आएगा 2 और 5 को ऐड करने पे। लेकिन किसी भी एक घंटे में 60 मिनट ही हो सकती हैं, 60 से ज़्यादा मिनट तो हो नहीं सकती, तो 75 मिनट तो हो नहीं सकती हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारे पास 6 से आगे कोई संख्या चली जाएगी ना, हम उसमें से 6 माइनस कर देंगे। तो क्या बच गया हमारे पास, 1 बच गया। तो उस 1 को लिखेंगे यहाँ पर, और 6 से कितना ज़्यादा है, वो 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 1 कैरी आ जाएगा। ठीक है, तो 8 और 8 16 और 1 17। 17 बजकर 15 मिनट पर पहुँचेगी। पर 17 बजने का मतलब क्या है, 17 बजने का मतलब है कि 12 घंटे तो लेगी, मतलब 12 बजे 12 तो लेगी। उसके बाद 12 में कितना कम है, 17, 5। तो 12 में 5 और जोड़ देंगे, मतलब 12 में 5 जोड़ो तो 17 आया। तो इसका मतलब है कि 5:15 पर वह पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर 17 घंटे बजने का मतलब है 5 बजना। अच्छा, तो 13:2 का मतलब क्या हुआ कि 1:02 का होना। 12 में से कितना कम है,
12 में से 1 कम है, ये 12 से 1 ज़्यादा है तो 1:02। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको जेएनवी में मिलेंगे। आप ज़रा टाइम की एडिशन को ठीक से कीजिएगा। एक और क्वेश्चन हम टाइम की एडिशन पे देखेंगे इसी पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ एडजेसेंट फिगर। जो हमें फिगर दे रखा है उसका एरिया बताना है हमें। अच्छे ज़रा देखिए कि क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला है कि इसमें ये हमारे पास स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या कुछ भी है, तो हम इसे कैसे पहचानेंगे क्या है। अब ज़रा ये देखिए क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर 4 लाइंस दे रखी हैं। इन लाइंस का मतलब होता है इक्वल, मतलब कि ये जो ये साइड है ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे एक लाइन मिले या फिर ऐसे किसी क्वेश्चन में ऐसे 2 लाइंस मिलती हैं, जैसे ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो हमें ये बता रखा कि ये चारों साइड आपस में इक्वल हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ स्क्वायर। ठीक है, ये है स्क्वायर और ये है ट्रायंगल, ये दोनों है ट्रायंगल। स्क्वायर की साइड हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ट्रायंगल का जो ये साइड है ये हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी इस ट्रायंगल की 4 सेंटीमीटर दे रखी है और हमें बताना है इसका एरिया निकालना है। एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब होता है कि इसके अंदर जितनी जगह आ सकती है वो सारी जगह हमें बतानी है। तो ज़रा हम जानते हैं कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो इसकी साइड कितनी दे रखी है, मैं 12 दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 इंटू 12 कर लेंगे, कितना आएगा, 12 दूनी 24, 4 कैरी 2, 12 एकम 12, 12 और 2 14, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर का आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब ट्रायंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब होता है कि जिस पर 90 डिग्री आ रहा हो। अब 90 डिग्री का एंगल ये है, तो ये आ रहा है इस वाले में, तो बेस हो गए 4 सेंटीमीटर और हाइट क्या होगी, यहाँ पर हाइट होगी ये वाली साइड। और ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड भी 12 है। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर का एक पार्ट है। स्क्वायर की सारी साइड 12 12 12 12 होंगी। तो ये है हाइट इसकी कितनी, 12, बेस है 4। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे जब, हाफ इंटू बेस, बेस की वैल्यू 4 इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 24 सेंटीमीटर। तो इसका 24 आया है तो इसका भी 24 आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पर भी 12 है। तो कितना हो गया, 24 + 24 48 सेंटीमीटर। और हमें पूछा है इस पूरे का एरिया बताना है। तो पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, हम 144 में 48 को ऐड कर देंगे। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 और 4 12, 4 4 8 और 1 9 और 192 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 1:45 PM फ्रॉम अ स्टेशन एट स्पीड ऑफ 60 km/h। एट व्हाट टाइम विल इट रीच अ स्टेशन 165 km अवे। क्वेश्चन में बोला है कि ट्रेन 1:45 पे स्टार्ट होती है एक स्टेशन से। PM लिखा है, इसका मतलब दोपहर की बात हो रही है। आगे ट्रेन की जो है स्पीड बता रखी है हमें 60 km/h और पूछा है कि वह अपने डेस्टिनेशन पर कब पहुंचेगी, दूसरे स्टेशन पर कब पहुंचेगी अगर उसको 165 किलोमीटर चलकर जाना है। तो हमारे पास ये डिस्टेंस दे रखा है 165 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को करने के हम 3 तरीके देखेंगे। आपको जो भी तरीका सबसे अच्छा लगे आप वो तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं। क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि जो स्पीड है वो 60 km/h है। स्पीड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी धीरे या कितनी तेज़ चल रही है। 60 km/h का मतलब है, आर मतलब 1 घंटा, 60 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है। इतनी दूरी चलती है ट्रेन 1 घंटे में। तो ट्रेन 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर चलती है, फिर अगले 1 और घंटे के अंदर फिर 60 किलोमीटर चलेगी, फिर अगले 1 और घंटे के अंदर 60 किलोमीटर चलेगी। और टोटल हमें चलना कितना है, 165 किलोमीटर चलना है। तो पहले हम ज़रा देखते हैं, हमारे पास स्पीड जो दे रखी है वो है 60 km/h। मतलब ट्रेन क्या है कि 1 घंटे के अंदर
60 किलोमीटर चलती है। अब आपको पता है कि 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती हैं? 1 घंटे के अंदर होती हैं हमारे पास 60 मिनट। तो 60 मिनट के अंदर जो है हमारी ट्रेन 60 किलोमीटर ही चल रही है। तो इसका मतलब 1 मिनट के अंदर कितना चल रही है? 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर चल रही है। 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर चल रही है, तभी तो 60 मिनट के अंदर 60 किलोमीटर ट्रेन चल रही है हमारी। चलो ये भी समझ गए आप। तो अब हमें ये जानना है कि 165 किलोमीटर कितनी देर में चलेगी ट्रेन। तो 165 किलोमीटर कितनी देर में चलेगी? 165 मिनट्स में ही चलेगी। 165 मिनट में ही चलेगी। अच्छा, तो अब आप पे टाइम तो आ गया 165 मिनट, पर इसको टाइम को आवर्स में चेंज कर दो, घंटों में चेंज कर दो। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? 165 का मिनट का मतलब क्या है कि 2 घंटे, 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर कितनी मिनट हो गई? 120 मिनट हो गई। और कितनी मिनट और रह गई? 165 में से अगर 120 गई तो कितने बचे? 45। तो 2 घंटे और 45 मिनट में ट्रेन वहाँ पहुँच जाएगी। क्वेश्चन में हमें टाइम पूछा कि किस टाइम पर पहुँचेगी, तो इतने घंटे के बाद पहुँचेगी। तो टोटल टाइम क्या हो गया? 1 घंटा, 1 बजकर 45 मिनट में हम ये टाइम को ऐड कर देंगे। अब फिर से टाइम की एडिशन आई है, तो एक बार आप ध्यान से देखिएगा टाइम की एडिशन को हम किस तरह से करेंगे। पहले जो नॉर्मल फर्स्ट डिजिट होगी उसको नॉर्मली ऐड करेंगे। 5 और 5 10 हुआ, कैरी 1 गया। 4 4 8 और 1 9। जैसे ही 6 से आगे जाती है यहाँ पर काउंटिंग इस वाली जगह पर, तो हम क्या करते हैं, 6 में से जैसे ही आगे गया तो 9 हुआ यहाँ पर, तो 9 में से हमने 6 घटा लिया। कितना ज़्यादा गया? 3 ज़्यादा गया, तो यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ पर कैरी कितना आएगा? यहाँ पर कैरी आएगा 1। 1 कैरी का मतलब क्या है कि वह 6 से एक बार आगे गया है। अगर यहाँ पर 12 होता तो मतलब 6 से आप 2 बार आगे जा चुके हो। 15 होता तो 2 बार आगे जा चुके हो, तो दो कैरी 2 आता। लेकिन यहाँ पर हमेशा कैरी 1 ही आएगा। तो 6 से एक बार हम आगे गए 9, तो इसलिए यहाँ पर कैरी 1 आ गया। अब इसको ऐड करेंगे, 2 और 1 3 और 1 4। तो 4 बजकर 30 मिनट पर जो ट्रेन है हमारी वो पहुँच जाएगी अपने डेस्टिनेशन पर। अगर आपको टाइम ऐड करना है तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि 1 बजकर 45 मिनट में हमने 2 घंटे ऐड किए, तो कितने हो गए? 3 बजकर 45 मिनट हो गए। और 3 बजकर 45 मिनट में अगर 45 मिनट को और ऐड करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 3 बजकर 45 मिनट में 45 मिनट ऐड करेंगे, 5 5 10, 4 4 8 और 1 9 9, फिर यहाँ पर 3 ही आ जाएगा और फिर यहाँ पर ये 4 बच जाएंगे 1 कैरी के साथ। ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड मेथड को देखते हैं इसी क्वेश्चन को करने का। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्पीड का मतलब क्या है कि कोई चीज़ कितनी धीरे तेज चल रही है। डिस्टेंस मतलब वो कितनी दूरी उससे जाना है, और टाइम मतलब वो कितना समय ले रही है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करके यहाँ पर टाइम को निकालेंगे। हमारे पास स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। तो स्पीड दे रखा है हमारे पास 60 किलोमीटर, डिस्टेंस है 165 और टाइम हमें निकालना है। तो हम इसको कर देंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 60 को t से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 को करेंगे 165 से मल्टीप्लाई। तो 60 इंटू टी हुआ और यहाँ पर हो गया 165। अब जो t है इसके साथ मल्टीप्लाई में हमें t की वैल्यू निकालनी है ना। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें दूसरी साइड ले जाना होता है। तो t की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए t को यहाँ छोड़ेंगे और 60 के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15। तो हमारे पास ये जो है ये टाइम आया है। अब इस टाइम को और सॉल्व करेंगे आगे। इस टाइम को हमने सॉल्व किया, बारह दूनी 24, यहाँ पर हम माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पर 9 बज गया, तो ये पॉइंट में आंसर आएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या है कि 2 घंटे तो पूरे के पूरे हैं, तो यहाँ पर 2 आवर्स तो पूरे के पूरे होंगे, 2 घंटे वो पूरे लेगा। उसके बाद क्या है 9/12, 9/12 टाइम और लेगा। इसको कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, पहले 2, उसके बाद 9 और फिर 12। तो यहाँ पर 2 घंटे तो पूरे के पूरे हैं और उसके बाद इतना टाइम और लेगा। तो 2 घंटे
और ये क्या है, ये आवर्स में है तो इसको मिनट में चेंज कर देंगे। मिनट में चेंज करने के लिए किसी भी चीज़ को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई किया तो 9 5 जब 45 हुआ तो 2 घंटे और 45 मिनट हमारा आंसर आया। यहाँ पर भी हमारा 2 घंटे और 45 मिनट ही आया था। फिर इस 2 घंटे 45 मिनट को हम 145 में ऐड कर देंगे और हमारे पास आंसर जो आ जाएगा 430 आ जाएगा। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और एक और तरीका देखते हैं। हमारे पास स्पीड दे रखी है, जो स्पीड है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे के अंदर जो हमारी ट्रेन है वो कितना चल रही है, 60 किलोमीटर चल रही है। तो यहाँ से मान लीजिए हमारा स्टेशन स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर उसको पहले यहाँ से यहाँ चलेगी तो यहाँ पर 0 किलोमीटर है, यहाँ 60 किलोमीटर हुआ। 1 घंटे के अंदर कितना चल रही, 60 किलोमीटर चल रही हमारी ट्रेन। फिर अगले घंटे के अंदर 60 किलोमीटर और चलेगी तो टोटल 120 किलोमीटर हो गए। तो 2 घंटे के अंदर हमारे पास 120 किलोमीटर चल रही ट्रेन। फिर उसके बाद अगले घंटे में फिर 60 किलोमीटर चल सकती, टोटल 180 किलोमीटर चल लेगी ट्रेन 3 घंटे में। लेकिन हमको तो 165 किलोमीटर ही जाना है, हमें 165 किलोमीटर ही जाना है, जो कि आसपास होगा यहाँ के। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब देखिए 1 घंटे के अंदर हमारी ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर। तो और हमें ये भी पता है कि जो ट्रेन है हमारी 1 मिनट के अंदर कितना चल रही है, 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर चल रही है। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड कर दें, अब 60 यहाँ पर चल ली, फिर यहाँ पर 120 किलोमीटर चल रही, तो अब हमारे पास कितना किलोमीटर और बच गया। हमने 165 में से अगर 120 को घटाया तो हमारे पास 45 किलोमीटर्स बच गए। अब 45 किलोमीटर को चलने में कितना टाइम और लेगी, अब 1 किलोमीटर को चलने में 1 मिनट ले रही है तो 45 किलोमीटर को चलने में 45 मिनट्स ले लेगी। तो टोटल हुए 2 घंटे और 45 मिनट्स। अब इसको हम ऐड कर लेंगे 145 में और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, पर ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं जेएनवी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोला है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ अ स्क्वायर इन सेंटीमीटर इफ इट्स पेरीमीटर इज इक्वल्स टू एरिया। हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है अगर जो स्क्वायर है हमारे पास उसका एरिया जो है इक्वल है उसके पेरीमीटर के। तो ज़रा देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ भी नहीं दे रखा है, हमें सिर्फ इतना बता रखा है कि जो स्क्वायर का एरिया है, स्क्वायर का जो एरिया है और उसका जो पेरीमीटर है वो दोनों आपस में इक्वल हैं, और सेंटीमीटर में हमें स्क्वायर की साइड बतानी है। तो ज़रा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें सिर्फ फॉर्मूलेस को रखना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो अब ज़रा देखिए कि दोनों साइड पे ही हमारे पास साइड्स दे रखी हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाली साइड को ये मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे डिवाइड में। तो हमारे पास क्या आया, साइड इंटू साइड अपॉन में साइड इज इक्वल्स टू में 4। अब सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास आंसर सेंटीमीटर में पूछा है। अच्छा, अब हमारे पास साइड से ये साइड कट जाएगी। अच्छा, कुछ बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि कब चीज़ें कटती हैं कब नहीं कटती। तो जब भी चीज़ें आपस में डिवाइड में होती हैं ना तो चीज़ें कट जाती हैं। तो ये डिवाइड में है इसलिए कट जाएगी। तो यहाँ पे साइड से साइड कट गया तो हमारे पास क्या बचा, साइड इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। स्क्वायर की साइड कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। अब ज़रा एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं क्या ये चीज़ ठीक है। अच्छा, अगर स्क्वायर की साइड है हमारे पास 4 सेंटीमीटर तो उसका एरिया कितना आएगा, साइड इंटू साइड मतलब 4 इंटू 4 16 हो गया। अच्छा, और पेरीमीटर कितना आएगा, 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू साइड की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 इंटू 4 16 हो गया। तो आंसर हमारा सही है। 4 सेंटीमीटर पे भी एरिया और पेरीमीटर दोनों इक्वल रहते हैं स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है हमारे पास। बोला है कि अ फ्रूट शॉप सेल्स बनानाज एट ₹40 पर डजन एंड अ बनाना फॉर ₹5। हाउ मच इट विल कॉस्ट टू बाय 99 बनानास। मतलब क्या है कि एक केले वाला है, वो क्या करता है कि 1 दर्जन केले देता है, 1 दर्जन केले देता है 40 पे, ठीक है, पर डोजन। 1 दर्जन के अंदर कितने केले आते हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1 दर्जन के अंदर 12 केले आते हैं, 12 बनानास आएंगे, ठीक है। तो 12 केले कितने के देता है, ₹40 की।
और बोला है कि अगर आप अलग से बनाना लोगे, अगर एक दर्जन लेते हो तो 40 के पड़ेंगे, पर अगर आप अलग से लोगे, एक बनाना है, दो बनाना है, तीन, तो कितने का देगा? 5 रुपये देगा पर बनाना के। एक केले का 5 रुपये अलग से देना पड़ेगा आपको। और हमसे पूछा है कि 99 बनानास अगर किसी को चाहिए, किसी को अगर 99 बनानास खरीदने हैं तो कितने रुपए उसे देने पड़ेंगे, कितना चार्ज होगा। तो इसको हम किस तरह से करेंगे ज़रा देखते हैं। हम देखेंगे कि अगर हम 12 का टेबल पढ़ें आगे, 12 के टेबल में हमारे पास कितने पूरे के पूरे डोजन में बनानास आ जाएंगे। अच्छा, अब हम में से 12 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा डिवाइड करने पे? 12 8 जा 96 होता है ना, 12 8 जा 96। तो हमारे पास 8 जो दर्जन होंगे, 8 दर्जन के अंदर कितने केले हो गए हमारे पास? 96 केले हो गए, 96 बनानास हो गए। ठीक है, 96 बनानास हो गए तो कितने बनाना और बच गए? 3 बनानास और बचे, 3 बनानास और बचे। तो अब 8 डोजन, एक डोजन के कितने प्राइस है? एक डोजन का प्राइस है 40 रुपये। तो 8 डोजन का कितना हो जाएगा? 8 इंटू 40। ठीक है, और 3 बनाना, एक बनाना का प्राइस क्या है? 5 रुपये है। अलग से बनाना लेंगे तो 5 रुपये पर बनाना होगा, तो ये 3 बनाना तो अलग से लेने पड़ेंगे ना। तो इन 3 केले का प्राइस कितना होगा? 5 इंटू 3, 5 इंटू 3। अब इसको सॉल्व किया, 8 चौक 32 और पीछे एक ज़ीरो, और 5 दिया 15। फिर इनको ऐड किया, 5 और 0 5, 1 और 2 3 और 3, तो 335 रुपये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर एग्ज़ाम के अंदर एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो करना बहुत ही कठिन हो पाता है बच्चों के लिए, और जानबूझकर ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि बच्चे उसी क्वेश्चन पे अपना सारा टाइम वेस्ट कर दें और आगे क्वेश्चन ना कर पाएँ। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप करिए क्वेश्चन पेपर में, और अगर आप पे नहीं हो रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है बच्चों के लिए, तो इस तरह क्वेश्चन वैसे बहुत ही कम आते हैं, पर एक बार देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 12 men और 15 वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज। मतलब 12 आदमी, 12 मैन और 15 वुमेन, 15 औरत किसी काम को कर सकते हैं 24 दिन में। कोई काम है उसको 24 दिन में वो पूरा कर सकते हैं। अब बीच में और लगा है, और का मतलब होता है या, तो या तो 12 आदमी मिलकर उस काम को करेंगे 24 दिन में, या फिर 15 औरत अकेले उस काम को करेंगी 24 दिन में मिलकर। फिर आगे हमें बोला है कि in how many days the same work can be finished by 8 men and 8 women। तो आगे बोला है कि 8 मैन 8 आदमी और 8 औरत, एंड है, एंड का मतलब होता है और, तो मतलब कि मिलके काम को करेंगे। जहाँ पर और आ जाए ओ आर और, तो उसका मतलब है कि वो अकेले अकेले काम को कर रहे हैं, और जहाँ पे एंड आ जाए वहाँ पर मिलके उनको काम को करना है। तो 8 वुमेन वो कितने दिनों में उस काम को निपटा लेंगे, हमें क्वेश्चन में ये पूछा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक छोटी सी बात को जान लीजिए कि अगर कोई काम है हमारे पास करने के लिए, जैसे कि अगर 4 आदमी मिलकर किसी काम को करते हैं 8 दिन में, अगर मैंने यहाँ पर वर्कर्स की संख्या बढ़ा दी तो टाइम हमारे पास कम हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर 8 आदमी कर दिए, करने वाले ज़्यादा होंगे तो टाइम जो होगा हमें कम लगेगा, तो टाइम हमें लग जाएगा 4 दिन के आसपास। तो अब हमें क्वेश्चन में जब ये बोला है कि 12 आदमी जब मिलकर काम को कर रहे हैं तो 24 दिन में कर रहे हैं, 15 औरत जब काम को कर रही है तो 24 दिन में कर रही हैं, तो जो 8 और 8 टोटल हुए 16। जब 16 लोग मिलकर इस काम को करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 24 दिन से तो कम समय लगेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से जो आंसर होगा हमारे पास 24 से कम ही होगा। तो हमारा जो ऑप्शन 24 है और जो ऑप्शन 28 है वो तो आंसर नहीं हो सकता। आंसर या तो 16 दिन होगा या फिर 20 दिन होगा। अब ज़रा देखते हैं कि किस तरह से ये काम को करेंगे। 12 आदमी किसी काम को कर रहे हैं 24 दिन में। अगर मैंने इस काम के 24 हिस्से बराबर कर लिए, इसके 24 हिस्से बराबर कर लिए, तो हर एक दिन में कितना हिस्सा काम हुआ है, कितने हिस्से का काम हुआ है? 24 हिस्से अगर किसी काम के कर लिए, और हम मैं कह रहा हूँ कि 24 दिन ही लग रहे हैं उस काम को करने के लिए, तो हर एक दिन में उन 24 हिस्से का एक काम किया है, तभी तो 24 दिन लगे हैं। तो 12 आदमी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 12 मैन का एक दिन का वर्क, 1 डे वर्क कितना है? इतना है। 12 आदमी एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। अब हमें बोला है कि 15 जो वुमेन्स हैं वो किसी काम को 24 दिन में कर रही है पूरा, तो मैंने इस काम के भी 24 हिस्से कर लिए।
अब 24 हिस्से कर लिए तो एक दिन में कितना काम कर रही हैं वुमेन्स? एक दिन में वो 1/24 काम करेंगी। उन 24 हिस्सों में से एक काम वो एक दिन में करेंगी। तो 15 वुमेन्स एक दिन में इतना काम करेंगी। और अब हमें ये पूछा है ना 8 आदमी और 8 औरत, तो हम क्या करेंगे, इनका एक एक दिन का काम निकालेंगे, एक एक मैन का और एक एक वुमेन का। तो 12 जो मैन है वो एक दिन में 1/24 काम कर रहे हैं, तो एक मैन कितना काम करेगा? एक मैन करेगा, ये जो 12 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो एक मैन का एक दिन का काम हुआ 1/24, और यहाँ पर इसके डिवाइड में आएगा तो इसके मल्टीप्लाई में आना पड़ेगा इंटू 12। उसी तरह से एक वुमेन का एक दिन का काम कितना हुआ 1/24, ये मल्टीप्लाई में है 15, इधर यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो एक वुमेन एक दिन में इतना काम कर रही है और एक मैन एक दिन में इतना काम कर रहा है। और हमसे बोला है कि 8 मैन और 8 वुमेन कितने दिन में उस काम को निपटा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 मैन होंगे, तो 8 मैन कितने दिन में काम को करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, और मिलके काम कर रहे हैं इसलिए प्लस आएगा यहाँ पर। और 8 वुमेन इसलिए यहाँ पर वुमेन के एक दिन के काम को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर 8 से 1 कट गया 3 पर, यहाँ पर भी 8 से 1 कट गया 3 पर, 8 3 24, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1/36, 12 इंटू 3 36, और प्लस में 1/45। अब इनका हम एलसीएम लेंगे जब 45 और 36 का, तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 4 एंड 9 5, फिर 4 और फिर 5, तो 4 पंजे 20 और 20 निम 180। 180 हमारे पास क्या आया, इनका एलसीएम आया। अब 36 से इससे डिवाइड करेंगे, तो 36 से डिवाइड करेंगे इसको, 36 पंजे होता है 180 और 45 चौके होता है हमारे पास 180। फिर यहाँ पर 9 बाय में 180 आ गया, सो 9 से इसको डिवाइड किया तो आया हमारे पास 1/20 आंसर। 1/20 का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक दिन में जो है 8 मैन और 8 वुमेन मिलके एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। मतलब अगर काम के 20 हिस्से हैं तो 20 हिस्सों में से वो एक हिस्से को कंप्लीट कर रहे हैं एक दिन में। अच्छा, काम के अगर 20 हिस्से हैं और एक हिस्से को एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो टोटल जो काम है उसको कितने दिन में कर लेंगे, 20 दिन में कर लेंगे। 20 दिन के अंदर उन 20 के 20 हिस्सों को कर लेंगे, तो आंसर है हमारा 20 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ग्राफ दे रखा है और ग्राफ में बोल रखा है, ये हमारे पास इनकम्प्लीट ग्राफ है जिसमें बता रखा है कि साम्यकता की सेविंग्स बता रखी हैं पहले 5 महीने की। तो बता रखा है कि पहले महीने में जो उसकी सेविंग होती है वो 180 होती हैं। फिर अप्रैल की सेविंग बता रखी है तो वो कितनी है, वो 100 है। मई की जो सेविंग है वो भी 180 है। अच्छा, ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, अब ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ फिर 40 है, फिर 80 है, 120। ग्राफ में जो डिस्टेंस होता है ना वो एकदम बराबर डिस्टेंस के बाद होता है। तो यहाँ पर 0 से 40 के बीच में 40 का अंतर है, फिर दोबारा 40 का अंतर, फिर दोबारा 40 का अंतर, फिर दोबारा। तो अगर हमें इसका बीच की यहाँ पे ये संख्या निकालनी है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 20 आएगा। इन दोनों के बीच में 60 आएगा। इन दोनों के बीच में 100 आएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 140, इसी तरह यहाँ पर 180। तो जनवरी की सेविंग 180 बता रखी है, अप्रैल की सेविंग 100 बता रखी है, और फिर मई की सेविंग भी हमें कितनी बता रखी है, वो 180 बता रखी है। और उसके बाद ये बोला है कि जो टोटल मिलाकर उसने जो बचाए हैं, ये सेविंग्स का मतलब क्या होता है, जितने पैसे आप बचा लेते हो अपनी सैलरी में से, जितने पैसे आप खर्च नहीं करते, अपने पास रखते हो, बचा के रखते हो। तो टोटल मिला के जो 5 महीने की सेविंग बता रखी हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, वो बता रखी है क्वेश्चन में कितनी, 950 रुपये बता रखी है। और क्वेश्चन में ये बोला है कि जो अमाउंट है जो उसने फेब में सेव किया है, फरवरी में जितना अमाउंट उसने सेव किया है उतना ही अमाउंट उसने मार्च में सेव किया है। जितना अमाउंट उसने फरवरी में सेव किया है उतना ही मार्च में सेव किया है।
मतलब अगर यहाँ पर उसने 10 रुपये बचाए हैं तो यहाँ पर भी 10 रुपये बचाए हैं, यहाँ पर अगर 50 रुपये बचाए हैं तो यहाँ पर भी 50 रुपये बचाए हैं। तो हमें अब निकालना है कि फरवरी में उसने कितने रुपये बचाए हैं। तो सबकी बस वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे और हम यहाँ पर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जनवरी का है हम पे 180, फेब का कुछ नहीं दे रखा तो हमने मान लिया x, तो मार्च का भी कुछ नहीं दे रखा, मार्च का बता रखा है कि फरवरी के बराबर है तो ये भी x हो गया। अप्रैल का हमें 100 दे रखा है और जो मई है उसका भी हमें 180 दे रखा है, इतनी सेविंग हुई है 950। अब जो संख्याएं ऐड हो सकती हैं उनको ऐड कर लेंगे, 180, 100 और 180 को ऐड कर लेंगे। अब 18 और 18 36 हो गया, मतलब 360, 360 में 100 जोड़े तो 460, तो यहाँ हो गया 460। प्लस में x और x, कितने x हो गए, 2x हो गए 950। ये प्लस का 460 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 950 माइनस में 460। 0 से 0 गया 0, 15 में से 6 गए तो 9, 8 में से 4 गए तो 4। अब 2x, x के साथ 2 जो है मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 490 डिवाइड बाय 2। अब इसको डिवाइड जब हम करेंगे तो ये किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर एक कैरी बच गया क्योंकि 9 है तो एक कैरी बचा, तो यहाँ पर 1 कैरी 0 पर चला गया तो 10 हो गया, तो 2 पंजे 10। तो 245 रुपये जो हैं उसने बचाए हैं किसमें, फेब में और मार्च में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में बोला है अ फिश टैंक कैन होल्ड 45 लीटर्स ऑफ वाटर। कोई फिश टैंक है जिसके अंदर हमारे पास 45 लीटर पानी आ सकता है। व्हेन फिल टू द ब्रिम, जब तक उसे हम ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक भरते हैं, ब्रिम मतलब बिल्कुल जो तला रहता है उस तक भरेंगे तो हमारे पास कितना 45 लीटर्स पानी आ सकता है फिश टैंक में। अब बोलना है इट इज़ 4/9 फिल्ड, ये कितना फिल्ड है, अभी ये 4/9 फिल्ड है, भरा हुआ है 4/9। इफ़ 2/5 ऑफ द वाटर इज़ रिमूव्ड, और इस जो 4/9 जो भरा हुआ है इसमें से कितना हटा दें हम, 2/9 हटा दें, 2/5 हटा दें, 2/5 जो वाटर है उसको हटा दें, रिमूव कर दें, निकाल दें, तो हाउ मच मोर वाटर मस्ट बी एडेड इन ऑर्डर टू फिल द टैंक। तो 2/5 जो वाटर को हटाने के बाद हमें कितना पानी और चाहिए इसको पूरा भरने के लिए। तो क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास एक फिश टैंक है इसके अंदर पूरा 45 लीटर पानी आ सकता है, और अभी ये 4/9 भरा हुआ है, और इस 4/9 भरे हुए में से भी हम 2/5 को अगर हटा दें, निकाल दें, तो हमें कितना पानी और चाहिए इसको वापस से पूरा भरने के लिए। क्वेश्चन में हमें ये बोला है। तो पहले देखते हैं 4/9 का मतलब क्या है। 45 लीटर पानी पूरे में आ सकता है। 4/9 का मतलब है कि अगर इस फिश टैंक के हमने बराबर 9 हिस्से कर दिए, 9 हिस्से बराबर कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ 9 हिस्से अगर इसके बराबर हैं तो इन 9 हिस्से में से 4 हिस्से भरे हुए हैं, 9 हिस्से में से 4 हिस्से भरे हुए हैं, 1 2 3 और 4, ये चारों हिस्से भरे हुए हैं लास्ट के पानी से। ठीक है, और बोला है कि अब इस जो 4/9 भरे हुए हैं, ये जो लास्ट के 4 हिस्से भरे हुए हैं, इसमें से भी 2/5 निकाल दो, तो हमारे पास कितना पानी चाहिए इसको पूरा भरने के लिए। तो ज़रा देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन को करेंगे हम, हमारा जो टैंक है वो 4/9 भरा हुआ है। 4/9 भरने का मतलब है कि 9 अगर टोटल हिस्से हैं तो 4 हिस्से भरे हुए हैं। अब ज़रा हम देखते हैं कि हमारा 9 हिस्से के अंदर कितना पानी आता है। हमारे पास 9 हिस्से के अंदर मतलब कि पूरे के अंदर कितना पानी आता है, 45 लीटर पानी आता है। कैसे आया हमारे पास 45, 9 पंजे 45, तो हमारे पास 4 हिस्सों में कितना पानी आएगा, 4 हिस्सों में हमारे पास 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 लीटर पानी हमारे पास 4 हिस्सों में आएगा। तो अब हमारे पास इसमें 20 लीटर पानी है। चलिए, अब 20 लीटर पानी में से हमें 2/5 पानी को निकालना है। 20 लीटर पानी में से 2/5 को निकालना है। 2/5 मतलब कि ये जो 20 लीटर पानी है, अगर 5 को हमने माना, इस 20 लीटर पानी के हमने 5 हिस्से कर दिए, और उस 5 हिस्से में से हमें 2 हिस्से निकालने हैं। आप समझ पाए कि अब जो हमारे पास 20 लीटर पानी भरा हुआ है, इसके हमने अगर 5 हिस्से कर दिए बराबर, तो उसमें से हमें 2 हिस्से का पानी निकालना है। तो ये जो 5 हिस्से किए हैं हमने, टोटल कितने लीटर पानी था, 20 लीटर पानी था।
तो इसके हमने 5 हिस्से अगर किए हैं तो इनमें से हमें 2 हिस्से का पानी निकालना है। तो 5 हिस्से किए हैं, 5 हिस्से में हर किसी हिस्से में कितना कितना पानी आ रहा है? हर किसी हिस्से में 4-4 लीटर पानी आ रहा है। 5 चौक 20, तभी तो पूरा मिलाकर 20 लीटर पानी आ रहा है। तो यहाँ पर भी जैसे कि 5 लीटर पानी आ रहा था 5 हिस्सों में, 9 हिस्सों में, तो अब हमें 2 हिस्सों का पानी निकालना है, 2 हिस्से का पानी निकालना है, इसका मतलब 8 लीटर पानी हमें निकालना होगा। तो 20 में से अगर 8 लीटर पानी निकाल दिया तो कितना पानी बच गया हमारे पास? 12 लीटर पानी बचा है। टैंक में टोटल कितना आ सकता है? 45 लीटर पानी आ सकता है, और उसमें से 12 लीटर अगर हमने 12 लीटर पहले से ही है तो कितना पानी और चाहिए? 12 में से घटा लेंगे तो हमारे पास आएगा 33 लीटर पानी हमें और चाहिए। एक बार क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लीजिए। हमारे पास एक टैंक था जिसमें 45 लीटर पानी आ सकता है। क्वेश्चन में बोला है वो 4/9 भरा हुआ है। 4/9 भरे होने का मतलब है कि अगर इस पूरे टैंक के हमने 9 हिस्से किए, उन 9 हिस्सों में तो 45 लीटर पानी आएगा, और उन 9 हिस्सों में से 4 हिस्से भरे हुए हैं, उन 9 हिस्सों में आएगा 45 लीटर पानी। मतलब हर एक हिस्से में कितना आया? 5 लीटर पानी। तो 4 हिस्सों में कितना आएगा? 5 चौक 20 लीटर पानी आएगा उन 4 हिस्सों में। अब बोला है कि वो जो 4/9 भरा हुआ है टैंक, उसमें से भी हम 2/5 निकाल लेते हैं। 2/5 निकालने का मतलब है कि जो 20 लीटर पानी है उसके अगर हमने 5 हिस्से कर लिए, मतलब हर एक हिस्से में 4 लीटर पानी आया, तो उसमें से 2 हिस्से निकाल लिए, तो 2 हिस्सों में कितना पानी आएगा? 8 लीटर पानी आएगा। 8 लीटर पानी अगर 20 लीटर में से निकाल लिया तो कितना बचा हमारे पास? 12 लीटर पानी हमारे पास बच गया। और अब पूछा है कि इसको दोबारा से पूरा भरने के लिए कितना पानी और चाहिए? तो 45 लीटर टोटल आ सकता है, इसके अंदर 12 लीटर पहले से ही भरा हुआ है, तो टोटल कितना बचा हमारे पास? 33 लीटर पानी और चाहिए इसको दोबारा से भरने के लिए। तो इस तरह से हम इस वीडियो के एंड में आ पहुँचे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट ज़रूर थे, पर हम आपको बस यह बताना चाहते थे कि जेएनवी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस लेवल के आते हैं और आपको तैयारी किस लेवल की करनी चाहिए जेएनवी में सिलेक्शन पाने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आए तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, और अगर आपको तब भी समझ नहीं आते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। जब हम इनकी प्लेलिस्ट बनाएंगे सभी टॉपिक्स की तो उनमें इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।